नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पुश। मैं हूं कृष्णा उपाध्याय और आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी है। नमस्कार। नमस्ते। तो राहुल गांधी 2 तारीख को आ रहे हैं, उससे कितना असर पड़ेगा बीजेपी? मुझे भरोसा है उनके आने से बीजेपी के चुनाव पर तो असर पड़ेगा, मगर हमारे से ज्यादा कांग्रेस के चुनाव पर और ज्यादा असर पड़ेगा। आप यहाँ पर 65 पार का जो बीजेपी का नारा है उसको कैसे पूरा होगा? 65 पार का जो नारा है वो नारा नहीं है, क्रियान्वयन होकर आपके सामने आंकड़े आएंगे। और हमने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया और बहुत अच्छी हमारी तैयारी है। अब तैयारी की बात करिए और आपके जो मंत्रालय में मंत्री थे जरूर आए, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इसको आप देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना या महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई होना, उसमें कोई आप उसको गलत क्यों देखते हैं? आप ठीक है, आपके सामने आ जाएगा। विपक्ष का कहना है कि ये बदबूदार सरकार, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बेदाग नहीं बदबूदार सरकार। उनके कहने से क्या होता है? एक हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है, कौआ ते कहते टोर नहीं मरते, यानी कौओं के चीखने चिल्लाने से जो गाय भैंस है वो मरते नहीं है। तो अभी कोई कुछ कह रहे हैं, कहते रहे, उनके कहने से क्या हो जाएगा? उनके कहने से बदबूदार हो जाएंगे। और आप लोग का ये 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है और जीडीपी गिरता जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे 5 ट्रिलियन, कैसे ये लक्ष्य पूरा होगा? आपको थोड़ा अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों के बारे में मैं समझाना चाहूंगी। पहली बात तो ये समझाना चाहूंगी कि हम 130 करोड़ लोग हैं। 130 करोड़ लोगों को भोजन, मकान, कपड़ा, रहना, दवाई, शिक्षा, ये सब कुछ चाहिए। तो आंकड़ों के हिसाब से ही तो हम लोग बढ़ रहे हैं। और पिछले मुताबिक अगर 2014 के हिसाब से बाकी हम देखें तो हर 5 साल के अंदर, और जब से हमारी सरकार आई है तो हर 2 या 3 साल के अंदर हम 50 मिलियन ऐड कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। दूसरी चीज है कि पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी वो 3.5 थी, और 3.5 से आज वो जीडीपी 1 कुछ रह गई है पूरी दुनिया की। ऐसे में 90% से जो अधिक देश हैं उनकी जीडीपी माइनस में चल रही है, नेगेटिव चल रही है, 90% से अधिक। भारत उन किस्मत वाले कुछ देशों में से है जो प्लस में है। हम लोगों की रफ्तार कम हुई है लेकिन बंद नहीं हुई है, और आज भी हम 4.5 की रफ्तार से चल रहे हैं, जो कि दुनिया के मुकाबले में तेज रफ्तार है। दूसरी चीज आपको ये माननी होगी कि जब रफ्तार कम है तो केंद्र सरकार आर्टिफिशियल तरीके से खुद बाजार में पैसा डाल रही है, चाहे वो छोटे छोटे लोन देने का प्रावधान हो, मुद्रा योजना हो, कामकाज का तरीका हो, पीएसयू के माध्यम से काम करने का तरीका हो, पैसे जनरेट करने का तरीका हो, तो वो सब कुछ चल रहा है। और उसी के रहते हम लोग इतनी बड़ी दुनिया की मुश्किल को झेल पाए हैं। जब सब लोग ग्लोबल इकोनॉमी करके तो खुश होते दिखाई देता है ना, लेकिन उसी ग्लोबल इकोनॉमी का जब असर पड़ता है तो परेशान होना शुरू होते हैं। तो दुनिया की मंदी का असर तो भारत पे पड़ेगा, लेकिन भारत उसको झेल पाने में सक्षम है, झेल पा रहा है, बहुत बड़ी बात है। 1992-93 का समय में अगर आपको याद दिलवाऊं तो उस समय पर सोना बेचने तक की नौबत आ गई थी। आप तो पता नहीं छोटे ही रहे होंगे, मैं युवा थी उस समय पर। और 2007 और 2008 के समय पर, जो कि अभी उतनी पुरानी बात नहीं है, तो 2007 और 8 के समय पर वैश्विक मंदी हुई थी। लेमन ब्रदर्स का एक घोटाला हुआ था और उसकी वजह से दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, लेकिन भारत उसको झेल पाया और उसको निकाल पाया। 2014 से जो हमारे आर्थिक आंकड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं और हम नंबर 6 की अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गए हैं, और 4 पीपीपी यानी परचेसिंग पावर जो पैरिटी है
खरीदने की जो क्षमता है उसमें हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो आप अच्छा करेंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मुश्किल है मगर मुश्किल हम झेल पाएंगे। बीजेपी और आसू का 20 वर्ष का गठबंधन टूट चुका है, बीजेपी कर चुके हैं, मगर एक चीज देखने से लगता है कि जैसे बीजेपी सुदेश महतो के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारी और सुदेश महतो आसू पार्टी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारी। इससे क्या समझा जाए कि अभी गठबंधन है? एक दूसरे के प्रति मान सम्मान का रिश्ता है और जहाँ तक विषय है सरकार का तो हमारा संख्या पूरी आएगी और आरसू भी हमारे साथ आएगी, उसमें कोई बात ही नहीं, कोई दो राय नहीं। तो माना जाए गठबंधन अभी है। गठबंधन चुनावी महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा गठबंधन का क्या नतीजा है। तो हर एक अपनी अपनी संख्या बल दिखाना चाहता है, तो हम भी अपना संख्या बल निकालेंगे, वो भी अपना संख्या बल निकालेंगे और चुनाव के बाद देखेंगे। एक सवाल मैम मेरा छोटा सा, ये मेरा ही है। आदिवासी जो है रघुवर सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज आ रही उभर के, चूंकि हेमंत जो है वो पहले ही नारा लगा चुके हैं मुझे सिर्फ आदिवासियों का वोट चाहिए। ऐसे में रघुवर के लिए शुरू से रघुवर सरकार के एक ट्राइबल नॉन ट्राइबल का मुद्दा हमेशा से एक अहम रहा है, क्योंकि यहाँ पे रघुवर सरकार को कई बार पोर्ट्रे किया गया है नॉन ट्राइबल गवर्नमेंट के तौर पर। और हेमंत सोरेन का अब ये बयान कहीं ना कहीं आग में घी डालने वाला काम करेगा सत्ता पक्ष के लिए। बिल्कुल आग में घी डालने वाला काम नहीं करेगा, लेकिन हेमंत सोरेन को जलाने का काम जरूर करेगा। और उसका कारण है कि उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड। उन्होंने आदिवासियों के नाम का इस्तेमाल करके सरकारें तो बनाई, लेकिन आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं किया। आदिवासियों के लिए अगर काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया। ये कहना कि मुझे आदिवासियों के अलावा किसी का वोट नहीं चाहिए, तो मैं आपको आज लिख कर दे रही हूँ कि उनको आदिवासियों का भी वोट नहीं मिलने जा रहा। और उसका कारण सिर्फ ये है कि इन्होंने आदिवासी नॉन आदिवासी की राजनीति जरूर की, लेकिन यहाँ तक कि स्थानीय भाषा को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से हटा दिया और आदिवासियों को लूटने का काम करके अपना खजाने भरने का काम तो किया, लेकिन ना उनको मकान दिया, ना उनको दवा दारू करवाई, ना उनको खेलों की व्यवस्था की, ना पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, ना उनको कोई स्थान देने का प्रयास किया। सबका साथ और सबका विकास का जो काम है वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और भाजपा सरकार ने किया। ऐसे में ये नारा बहुत समय पर आया है और समय पर इसलिए आया है कि जो थोड़े बहुत लोगों की चलती सरकार के साथ थोड़ा दुख तकलीफ नाराजगी रहती है वो भी खत्म, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे लोग जीत कर आएंगे तो क्या हर्ष करेंगे। तो जो गैर आदिवासी है वो वोट तो वैसे ही नहीं मिलना, अभी आदिवासी का भी नहीं मिलने वाला। एक आखिरी सवाल है, ये जो महिलाएं रोज घटना घटती है, इसको लेकर कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनता है कि जिससे घटना हो? देखिए, घटना हो ही नहीं तो चरित्र निर्माण की बात है, और उन पुरुषों का चरित्र निर्माण जो कि इस तरीके की घटनाओं में, आपराधिक घटनाओं में शामिल रहते हैं। और चरित्र निर्माण में सरकार अपना काम कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं परिवारों को, टीचर्स को, समाज के अन्य वर्गों को अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी कि बच्चा जब पैदा होता है और उसके बाद कैसे पलता है, बड़ा होता है, वहाँ कहीं बदलाव की जरूरत है। और जहाँ तक कानून की व्यवस्था की बात है, तो कानून व्यवस्था में 2014 से जो पहले का कानून था, ऐसी घटना के बाद उसमें सजाए मौत का प्रावधान नहीं था। अभी जब से केंद्र में हमारी सरकार आई है, तो चाहे ऐसे हादसे हैं या अन्य बच्चों से जुड़े हुए हादसे हैं, उन सब में सजाए मौत जैसी सजा का भी प्रावधान किया गया। और मेरी सबसे विनती रहेगी कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है, जो भी न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा है, वो कानून का सख्त से सख्त पालन करके ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा दें। और मुझे जो सूचना मिली है उसके मुताबिक ये सब अपराधी पकड़े जा चुके हैं और जेल भेज दिए गए हैं। तो हमारे साथ ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी जी।
तो इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया कि जो 65 पार का नारा है वो बीजेपी इस बार पूरा करेगी और जो विपक्ष है इस पर धराशायी होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और आगे की तमाम खबरें जानने के लिए देखते पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट। नमस्कार।